अमन के लिए प्राची के अलावा किसी और को अपना जीवन साथी बनाना बहुत ही नामुमकिन जैसा था। वो प्राची के अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता था और ऐसे में किसी और से शादी करना ये तो अमन के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी शादी वादी का जिक्र ना किया करो मुझसे। पर बेटा, क्या बेटा, ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? सही तो कह रहा है अमन, तुम क्यों जिद कर रही हो? अरे बहू जब उसका मन होगा तो शादी कर लेगा। सामने से व्हील चेयर पे आ रही अमन की दादी ने अमन की माँ को डांटते हुए कहा। अमन की दादी की बात काटने का साहस अमन की माँ के अंदर नहीं था। वो मुंह सड़ाते हुए चुप हो गई और वहाँ से उठकर चली गई। आज आपने बचा लिया दादी, पर बेटा कब तक तुझे ऐसी बचाऊंगी? कर लेना शादी। करूंगा दादी, बस वो एक बार मान जाए। कौन बेटा, कौन है वो लड़की? वही जो उस दिन मैंने आपको दिखाई थी, अमन ने कहा। अच्छा वो तो काफी अच्छी लड़की है, बेचारी फूल सी कोमल लड़की है। मासूमियत अलग ही उसके चेहरे पर झलकती है, ना कोई छल ना कोई कपट। चल फिर तो जल्दी मना ले, उसे हम भी अपनी बहू के रूप में देखने के लिए तरस रहे हैं। उसकी दादी ने प्राची की तारीफ करते हुए कहा। हाँ हाँ दादी, बस आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द मान जाएगी। ये कहते हुए अमन अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने अपनी माँ और दादी को तो समझा लिया था, लेकिन वो भी जानता था कि शादी वादी के इस गाने से वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसकी माँ जिद पकड़कर बैठी हुई है कि वो अमन की शादी हर हाल में इस साल कराना ही चाहती है। अमन शादी के लिए तैयार था, पर वो प्राची के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था और ना ही किसी और से शादी करने के बारे में सोच सकता था। अब कहीं ना कहीं उसे बेचैनी खाए जा रही थी कि अगर प्राची नहीं मानी तो क्या होगा, या उसे किसी और के साथ। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। उसने अपनी तंद्रा को तोड़ने के लिए यहाँ वहाँ देखा और अपने काम पे लग गया। अमन और दिव्यांशी को एक साथ केबिन में देखकर प्राची को मन ही मन अमन से नफरत होने लगी थी। वो कितना भी अमन से बोलती थी, उसे अब चुप ही रहना शुरू कर दिया था और वो ना अमन से मिलती, ना ही अमन के केबिन में जाती, ना ही कैंटीन में अमन के साथ लंच करती और ना ही उसके साथ कहीं आती जाती। अमन और प्राची की ये दूरियां देखकर कंपनी में सबको लगने लगा था कि अमन और प्राची का ब्रेकअप हो गया है। पर अब इनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो ब्रेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता था। और फिर इनकी मोहब्बत तो सदियों सदियों तक चलने वाली मोहब्बत थी, ना कि मोहब्बत के नाम पर सिर्फ दिखावा। ऑफिस में आते जाते प्राची के लोग सवाल पूछते थे, पर प्राची खामोश होकर आगे बढ़ जाती। कई बार लोग उसे देखकर उस पर हंसी ठिठोली करते, तो कई बार ऊपर से कमेंट करते, देखो तो मैडम अपने बॉस को ही खुश नहीं रख पाई। ये सारी बातें प्राची को बहुत हैरान कर रही थी। लेकिन अब जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो इन सारी चीजों से वो चाह कर भी भाग नहीं सकती थी। अभी बाकी के 2 महीने और इसी साल में ये सारी बातें सुने हुए इस कंपनी में काम करना था। उसे 4 महीने तो इन सारी बातों के साथ गुजार दिए थे, पर अब बाकी के 2 महीने बहुत भारी पड़ने वाले थे। दिव्यांशी और रूपल ने अपनी घिनौनी हरकतों से प्राची और अमन के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। और इतना ही नहीं, अब वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने वाली थी जो शायद अमन और प्राची को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। मधु भी प्राची के इस बर्ताव से बहुत हैरान थी। उसने निखिल के साथ मिलकर कई प्रयत्न किए कि वो प्राची को अमन के प्यार का एहसास दिला पाए, पर वो नाकाम रहे, क्योंकि अब प्राची के मन में बहुत सारी अलग अलग बातें चलती थी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। मधु और निखिल की विफल कोशिशें और अमन का अटूट विश्वास, दोनों ने अब प्राची की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे। उन सबको लगने लगा था कि प्राची को शायद सच में अमन से प्यार ही नहीं है, इसलिए तो वो अमन से दूरी बनाकर रखी हुई है और लाख कोशिशों के बावजूद उसने अमन का प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया है। पर प्राची, उसके दिमाग में तो अलग ही कहानी चल रही थी। उसे तो ये लगता था कि अमन सिर्फ अब तक उसके साथ टाइम पास कर रहा था और अपनी झूठी झूठी मन लुभावन बातों से प्राची को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था। दिव्यांशी और रूपल ने अपने प्लान के मुताबिक अपने कदम अमन और प्राची को अलग करने के लिए बढ़ाए। अमन के ऑफिस पहुंचते ही दिव्यांशी ने झट से उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग अमन सर। दिव्यांशी को देखकर अमन का वैसे ही खून खौलता था। वो दिव्यांशी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो जानता था कि दिव्यांशी एक बहुत चालाक और बदतमीज लड़की है, पर दिव्यांशी उसके ऑफिस में काम करती थी, इस वजह से उसे दिव्यांशी से बेमन ही बोलना पड़ता था। या गुड मॉर्निंग दिव्यांशी, तुम सुबह सुबह मेरे केबिन में, क्या बात है? सर कल मेरी बात पूजा मैम से हुई थी। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया से लौट रही हैं अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके। पूजा का नाम सुनकर अमन चौंकते हुए दिव्यांशी की तरफ पलटा और खुशी से बोला, रियली, इज शी कमिंग बैक?
पर उसने तुम्हें क्यों फोन किया? अमन ने थोड़ी हैरत में सोचते हुए कहा, वो आपका फोन नहीं लग रहा था, बस इसीलिए उन्होंने मुझे फोन कर बताया। ओके, मैं उससे बात कर लूंगा। और क्या काम है तुम्हें? जी नहीं सर, दिव्यांशी इतना कहकर वहाँ से चली गई। आज दिव्यांशी के चेहरे पर अलग ही चालाकी भरी मुस्कान थी, जो प्राची को अमन को अलग करने की खुशी में आ रही थी। वर्किंग एरिया में जाकर दिव्यांशी ने अपनी दोस्त रूपल के पास जाकर कहा, मैंने अमन से कह दिया है कि पूजा मैम आ रही हैं, और पूजा मैम को कल ही फोन करके कह दिया था कि अमन सर उन्हें काफी मिस कर रहे हैं, और यही सुनकर तो वो इंडिया वापस आ रही हैं। क्या सही कर रही हो तुम अमन सर के गुस्से को नहीं जानती हो। उन्हें पता चला कि ये सब हमने किया है, तो जब उन्हें पता चलेगा तब की तब देखेंगे। ये कहते हुए दिव्यांशी अपनी सीट पर बैठ गई। इधर अमन पूजा के आने की खबर से बहुत खुश था। पूजा अमन के कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी। अमन और पूजा के साथ में काफी टाइम स्पेंड किया हुआ था। अमन पूजा को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता था। पूजा ऑस्ट्रेलिया में अपने लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वो भी अमन को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। इन्होंने कभी दोस्ती से बढ़ के एक दूसरे को कुछ और नहीं माना था, पर अब इनकी दोस्ती का गलत फायदा उठाकर दिव्यांशी ने अमन को प्राची से अलग करने की चाल चली थी। पूजा के आने से न सिर्फ अमन बल्कि पूरी कंपनी और अमन की फैमिली भी बहुत खुश थी। पूजा ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया था, और अमन की फैमिली थी पूजा से बहुत घुली मिली हुई थी। अमन की माँ तो पूजा से अमन की शादी का ख्याल भी अपने दिमाग में लाने लगी थी, पर अमन, उसके दिलो दिमाग में तो प्राची के अलावा कोई और था ही नहीं। अब आगे क्या होता है, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए।